खबरनामे की शुरुआत से पहले आप सबको बता दें कि कोरोना के मामले अभी भी बाकी हैं, इसलिए मास्क लगाएं, खुद बचें, दूसरों को बचाएं। स्टूडियो में हम अकेले हैं, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं। चलिए मास्क निकालते हैं और खबरों की तरफ रुख करते हैं। पेगासस मामले पर लोकसभा में अपोजिशन का एहतजाज जारी है। पेगासस मामले पर तमाम अपोजिशन जमातों ने हुकूमत से वजाहत तलब की है। अपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया किया कि हुकूमत अहम मौज़ूआत से भाग रही है। जब से पार्लियामेंट सेशन का आगाज हुआ उस वक्त से हुकूमत पेगासस मामले पर बहस के लिए तैयार ही नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और अमित शाह ने जमहूरियत का गला घोंटा है। देखिए, पूरा का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं प्लीज, और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है, इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं। और एक विस्तृत चर्चा हो, किसी आईटी मिनिस्टर की मौजूदगी में नहीं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विशद चर्चा हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अन्यथा ये जो पार्लियामेंट को बुलडोज करने की आपने रवायत शुरू की है ना, इसके पक्ष में एक विकल्प जनता खुद तय कर देगी कि आपके अहंकार को कैसे चुनौती दी जाए। बरसात के बावजूद दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान एहतजाज करते नजर आए। सिंघू बॉर्डर से किसान जंतर मंतर पहुंचे और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बरसात के मौसम में आज एक बार फिर सिंघू बॉर्डर से किसान जत्था जंतर मंतर के लिए पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही दिल्ली में बरसात हो रही है और किसान लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संसद का आगाज कर रहे हैं, जहां पर किसान तमाम किसानी मुद्दों को उजागर करते हैं और चर्चा विचार विमर्श किया जाता है। आप देख सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर से तमाम ये किसान जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज, हाथ में झंडा और इरादे बुलंद। साफ तौर पर 3 कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान दिल्ली के सरहदों पर बदस्तूर प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर नतीजा आज भी नहीं निकला। मगर लगातार किसान इस विरोध को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके मद्देनजर आज किसान दोबारा जंतर मंतर पर 200 की संख्या में फिर से पहुंचे हैं और 11 बजे से 5 बजे तक यहां पर किसान संसद की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद यहां पर तमाम किसानी मुद्दे उजागर किए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या किसानों की आवाज़ यहां से 500 मीटर दूर संसद भवन तक पहुंचती है। देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और अब बात बारिश की। जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई है। किश्तवाड़ जिले के दाचिन ब्लॉक के हुंजर गांव में बादल फटने से बड़ा जानी व माली नुकसान हुआ। इत्तलात के मुताबिक हुंजर से बादल फटने की वजह से सैलाब की जद में कई मकान आ गए। इस वाक़े में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा अफराद लापता बताए जा रहे हैं। 17 अफराद का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 7 की हालत नाजुक है। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। इलाके में कई मकान जेरे आब आ गए हैं।
बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे 4:30 बजे बादल फटने का वाकया पेश आया और उस वक्त लोग सो रहे थे। रेस्क्यू और रिलीफ काम जारी है। फौज, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें राहती काम में मसरूफ हैं। फौज की जानिब से मुतासरा इलाके में ग़िज़ाई अशिया रवाना की गई हैं। जम्मू खित्ते के पुंछ और राजौरी, रियासी और दीगर अजला में भी बारिश हो रही है। दरिया चिनाब की सतह आब भी बढ़ गई है। इंतजामिया ने लोगों को नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत दी है। किश्तवाड़ जिले के दाचिन ब्लॉक के हुंजर गांव में बादल फटने से हुई तबाही के बाद जिला इंतजामिया ने भी राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। इस बीच मुतासरीन के लिए रिलीफ भी पहुंचाया गया। एडीसी किश्तवाड़ की सरबराही में एक टीम रिलीफ लेकर रवाना हुई। रेड क्रॉस की तरफ से यह रिलीफ दिया जा रहा है। तो बड़ा एक सानिया हुआ है दक्षिण एरिया में, दक्षिण तहसील में ये एक एरिया पड़ता है हुंजर, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसमें काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है और कुछ रिलीफ मटेरियल लेके भी जा रहे हैं। सुनने में आया है कि वहाँ पे कैजुअल्टीज़ भी काफ़ी हैं, तो हम जो रिलीफ मटेरियल रेड क्रॉस की तरफ से वहाँ पे ले जा रहे हैं। इसमें हम मैट्रेसेस ले रहे हैं, ये सोलर लाइट्स ले रहे हैं और बकेट्स, तो जो बाकी सामान भी है वहाँ पे, और जो कैश असिस्टेंस वगैरह लोगों को वहाँ देनी है। इसके अलावा जो राशन भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो वहाँ अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए सारा ये रिलीफ मटेरियल। किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत सूरत हाल पर करीब से नजर रखी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत किश्तवाड़ और करगिल की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि किश्तवाड़ में बादल फटने के वाक़े के ज़िम्न में एलजी और डीजीपी से उन्होंने बात की। शाह ने कहा कि राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ भी पहुंच रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना हमारी तरजीह है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है और दरकार जरूरी मदद फराहम की जाएगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस वाक़े पर दुख का इजहार किया। उन्होंने मुतासरीन और उनके अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने वाक़े में लापता हुए अफराद की बहिफाजत वापसी की दुआ की और अमवात पर दुख का इजहार किया। महाराष्ट्र के अमरावती में 3.5 करोड़ की रकम पकड़ी गई है। जब्त की हुई रकम को हवाले की रकम बताई जा रही है। 2 स्कॉर्पियो में एक खुफिया पैकेट बनाकर एक रकम और औरंगाबाद ले जाया जा रहा था। पुलिस ने जाल बिछाकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया और हवाले का 3.5 करोड़ की रकम जब्त की। 2 स्कॉर्पियो में सवार 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की निशानदही पर 2 दीगर लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग रकम के सिलसिले में कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के 6 लोगों के नाम सामने आए हैं। ज़राए के हवाले से पुलिस को इस रकम की मुंतकली की इतला मिली थी। 5 एंड्रॉयड फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। पैसे गिनने की एक मशीन भी बरामद की गई है। हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 2 स्कॉर्पियो सस्पेक्टेड कंडीशन में हमें तेजी से जाके हमारे अधिकारी कर्मचारियों उनको रोका गया, उनको इंटरसेप्ट किया। पूछताछ में हमें डाउट आया तो गाड़ी की संगीन जांच की गई और जांच में हमें 3.5 करोड़ का कैश बरामद हुआ। इसमें हमने 6 लोगों को पूछताछ की, डिटेन किया। भोपाल में ओबीसी महासभा ने एहतजाज किया। ओबीसी एहतजाजियों ने कई मामलों में रिजर्वेशन का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़प भी हुई। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी जवानों ने भीड़ को काबू किया। एहतजाजी सीएम हाउस की जानिब कूच करना चाहते थे। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिले। ये सिर्फ कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा है। 1955 में जातिगत जनगणना पर उस समय नेहरू जी ने रोक लगाई थी और उस कारण से जातिगत जनगणना नहीं हो पाई, और नहीं तो उस समय ओबीसी को आरक्षण मिल जाता। कांग्रेस हमेशा ओबीसी के खिलाफ रही है
मध्य प्रदेश में आज तक कभी ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बना। ओबीसी जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भारत सरकार ने पहली बार किया है। कांग्रेस की सरकार में कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। कांग्रेस के जमाने में तो दलीलें दी गई और कांग्रेस ने 27% ओबीसी किया, 10% जो है वो सवर्णों का किया, लेकिन बीजेपी ने वहाँ ठीक से वकालत नहीं की, वहाँ ठीक से प्लीड नहीं किया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। और इसमें बीजेपी सरकार की, शिवराज सरकार की मिलीभगत। दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली हुकूमत की जानिब से 100% मुसाफिरों को सफर करने की इजाजत है। हमारी नुमाइंदा रचना ने हालात का जायजा लिया। देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक 8 की शुरुआत हो चुकी है और अनलॉक 8 में दिल्ली सरकार की तरफ से कई सारी रियायतें दी गई हैं। वहीं दिल्ली में मानसून की बारिश भी झमाझम हो रही है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी हुई हूँ। जिस तरीके से अनलॉक 8 में मेट्रो के अंदर 50% की जगह 100% सीटिंग के साथ चलाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन अगर आप मेट्रो स्टेशन के बाहर का नज़ारा देखेंगे तो लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। जिन लोगों को अपने ऑफिस जाना है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग कतार में खड़े हुए हैं अपनी बारी के इंतज़ार में कि कब उनकी बारी आएगी, कब वो मेट्रो के अंदर जाएंगे और कब वो अपने ऑफिस तक या जहां उन्हें ज़रूरी काम के लिए जाना है वहां पर पहुंच पाएंगे। हालांकि दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये कहा गया है कि 50% सीटिंग को अब 100% कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेट्रो में भीड़ भाड़ होगी या खड़े होकर यात्रा कर सकेंगे। इसीलिए 100% सीटिंग कैपेसिटी की इजाज़त दी गई है, लेकिन बाहर जो लोग खड़े हुए हैं उनको लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ देरी हो रही है। उनसे भी हम बात करेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। कितनी देर से खड़े हैं आप? कितनी देर से खड़े हैं आप? जस्ट अभी 2 मिनट। तो डेली इसी तरीके की भीड़ होती है? नहीं, बारिश की वजह से। बारिश की वजह से। तो लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से ऐसी भीड़ है और इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। मेट्रो के बाहर का नज़ारा आप देखिए तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है लगातार, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लोग पास खड़े हुए हैं, लोगों से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर है। कितनी देर से खड़े आप लोग? 5 मिनट हुआ, 5-10 मिनट ही हुआ। तो ऐसे भी बारिश भी हो रही है, लंबा इंतजार करना पड़ता है अंदर तक के लिए? अंदर नहीं, अंदर नहीं, बाहर ही हो। नहीं, लाइन पे अंदर जाएंगे ना मेट्रो में? हाँ, आधा घंटा मैक्सिमम वेट करना। मतलब डेली घर से अगर जाना हो, कहीं पर पहुंचना हो 10 बजे, तो आपको 9 बजे निकलना पड़ेगा अंदर पूरी एंट्री के लिए? हाँ, निकल। आप बताएं। जिसमें सेम वो है कि एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा बाहर, तो उस हिसाब से फिर ऑफिस के लिए भी निकलना पड़ेगा। तो अभी तो 100% कैपेसिटी के साथ मेट्रो शुरू हो गई है? यस मैम, ऊपर तो 100% कैपेसिटी के साथ है, लेकिन बाहर वेट ज़्यादा करना पड़ता है। यस मैम। तो लाइन तो आप देख ही रहे हैं, अभी लगी हुई है। आप भी मेट्रो से सफ़र करती हैं? नो, आज ही कर रही हूँ। आज कर रही हैं जी। तो कितनी देर से इंतज़ार कर रही हैं? अभी आई हूँ, 15 मिनट हुए हैं। 15 मिनट हो गए आपको लाइन? जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग लाइन में खड़े हैं 15 से 30 मिनट का इंतज़ार उन्हें मेट्रो के अंदर प्रवेश के लिए करना पड़ रहा है। ऑफिस जाना है, समय पर जाना है, बारिश हो रही है, तमाम परेशानियां हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से लोगों से कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आपको अपने ऑफिस समय पर जाना है तो घर से एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलना होगा, तभी आप अपने ऑफिस या अपने ज़रूरी काम के लिए समय पर पहुंच पाएंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 5वें वाइस चांसलर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सुखदोष इंचार्ज वाइस चांसलर प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह ने नए वाइस चांसलर को चार्ज सौंपा। सदर जमहूरिया हिंद ने उर्दू यूनिवर्सिटी के विजिटर की हैसियत से प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन को 5 साल की मुद्दत के लिए यूनिवर्सिटी का 5वां वाइस चांसलर मुकर्रर किया है। वो मुमताज़ फारसी स्कॉलर हैं। प्रोफेसर ऐनुल हसन इससे पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में फारसी के प्रोफेसर रहे। इन्हें
दर्स व तदरीस में 30 साल का तजुर्बा है। यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर का खैर मकदम किया गया। प्रोफेसर ऐनुल हसन ने यूनिवर्सिटी को तालीमी मैदान में नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म किया है और यूनिवर्सिटी की तरक्की में सबसे ताउन तलब किया। हम तैयार हैं आपकी तनकीद के लिए, मगर उसमें कोई भी तामीरी कंपोनेंट होगा यकीनन दूर की आवाज़ भी सुनी जाएगी। हम राबते में हैं, अपने पिछले जो वाइस चांसलर थे, जो पिछले रेक्टर्स थे, उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ के लोग जो हमारे वेल विशर रहे हैं, हम उनसे डायरेक्ट बात करते रहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो उनको बुलाएंगे, उनसे पूछ लेंगे और यूनिवर्सिटी का एक अच्छा मिजाज बने, यहाँ रखना नहीं है, यहाँ आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुले। ज़्यादा से ज़्यादा जो मौक़े हमको मिल सकते हैं उन पर काम करें। ये नहीं कि फलां चीज़ होने वाली चीज़ जो है वो कभी कभी अज़ग़ैबी भी हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना, आपकी तरफ से जो एफर्ट होंगे, आपकी तरफ से जिस तरह की लगन होगी, वही हमारे लिए आइंदा काम देगी, सबके हक़ में मुफीद होगी। तो हम मिलजुल के काम करें और इस यूनिवर्सिटी को आगे जितनी भी हाइट हमको मिल सकती है वहाँ तक ले जाने की कोशिश करें, इसी अज़्म के साथ और इसी दुआ के साथ कि हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। कर्नाटक के नए वजीर आला बसवराज बोम्मई की आज हलफ बर्दारी अमल में आई। बेंगलुरु के राजभवन में मुनक्कदा तकरीब में रियासत के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने बसवराज बोम्मई को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलवाया। भगवान के नाम पर बसवराज बोम्मई ने ओहदे का हलफ लिया। इस तकरीब में साबिक वजीर आला येडियुरप्पा, मरकजी वज़रा धर्मेंद्र प्रधान, किशन रेड्डी मौजूद थे। कर्नाटक में वजीर आला की तब्दीली आज की हलफ बर्दारी तकरीब का हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। कर्नाटक के राजभवन में मुनक्कदा सादासी तकरीब में बसवराज बोम्मई ने रियासत कर्नाटक के वजीर आला की हैसियत से हलफ उठाया। बसवराज बोम्मई रियासत के 30वें वजीर आला मुंतखब हुए हैं। इसी के साथ ही रियासत में बीजेपी हुकूमत में क़यादत की तब्दीली का मसला आसानी के साथ हल हुआ है। बीजेपी आला कमान ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ इस मसले को हल कर लिया है, लेकिन आने वाले मराहिल बीजेपी के लिए, बीजेपी हुकूमत के लिए आसान नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज की हलफ बर्दारी तकरीब में येडियुरप्पा के मुखालिफ जो गुरोह है उसके चेहरे नज़र नहीं आए। चंद एक जो मुखालिफिन में दर्ज किए जाते हैं वो दिखाई नहीं दिए। कहीं न कहीं नाराज़गी, इख्तलाफात बीजेपी पार्टी में बरकरार हैं। काबीना की तौसी अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह बसवराज बोम्मई की क़यादत में रियासती काबीना की तौसी अमल में आती है। एक अहम बात ये भी है कि रियासत में जब से बीजेपी की हुकूमत कायम हुई है, अक़लियतों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। क्या इस नई काबीना में क्या कोई अक़लियत का नया चेहरा शामिल होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अक़लियतों की नुमाइंदगी हुकूमत में न होने के सबब ये सवाल, ये बात बार बार उठाई जा रही है कि क्या बीजेपी हुकूमत समाजी इंसाफ पर कायम है या नहीं। ये सवाल बार बार उठता हुआ आ रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में रियासत के सियासी हालात किस तरह दिखाई देते हैं। जैसा कि नए वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि उनकी पहली तरजीह, इस वक्त उनकी पहली तरजीह रियासत में मौजूद सैलाब का मसला है और कोरोना का मसला है। इन दो मसाइल की जानिब वो पहली तरजीह के साथ इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। और नए वज़ीर आला ने ये भी ऐलान किया है कि वो सभी तबकों को, सभी ज़ातों को एतमाद में लेकर अपनी हुकूमत चलाएंगे। तो इस तरह रियासत कर्नाटक में बसवराज बोम्मई जो एक समझदार और सुलझे हुए सियासतदान समझे जाते हैं, लिंगायत तबके के एक अहम लीडर समझे जाते हैं, भले ही अब तक वो बीजेपी के दूसरे दर्जे के लीडर में
शामिल थे, लेकिन अब उन्हें रियासत की क़यादत करने का मौका मिला है। कैमरामैन यूसुफ के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। असम मिजोरम सरहद पर कशीदगी बरकरार है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक वफ्द असम के सरहदी इलाकों के दौरे पर है। मकामी पुलिस ने कांग्रेस के वफ्द को सरहद से 5 किलोमीटर दूर रोक लिया और सरहद पर जाने की इजाजत देने से इनकार किया। कांग्रेस वफ्द में शामिल असम के लीडरों ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि हुक्मरान जमात के लीडरों को जाने की इजाजत दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के वफ्द को इजाजत देने से इनकार किया जा रहा है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।